Hi. पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं आप? Such a pleasure to have you. So, hello and welcome to Khulke. My name is Ayanti, and I could not have been more excited to welcome our guests today. We have with us Mr. Manoj Raghuvanshi, a television producer and anchor with 44 years of experience in journalism. Mr. Raghuvanshi has been a host with Newstrack, India's first video news magazine, where he had extensively reported on the Kashmir crisis, starting from the first ever news report that had warned of terrorist insurgents in the valley in July 1989. Today, we'll find him in conversation with Mr. Vivek Agnihotri, whom we all know as the director of the recent blockbuster, The Kashmir Files. The film chronicles the plight of Kashmiri Pandits following terrorist insurgency in the valley in early 1990s. So, without further delay, I'd like to hand over the conversation to Mr. Raghuvanshi. विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका नाम मेरे घर में बहुत इज्जत से लिया जाता है। आपकी फिल्म मैंने 2 बार देखी। पहली बार देखी तो मैं भावना में बह गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मतलब या तो खून खौल रहा था या आंख से आंसू आ रहे थे। दूसरी बार जब आपकी फिल्म देखी तब जाके उसकी निटी-ग्रिटी समझ में आई। आपकी फिल्म ने एक तीर से 3 सवाल खड़े किए हैं कि इस मुद्दे पर 32 साल से, मतलब आपने खुद ही कहा है कि देश के ऊपर एक वॉर हुई है ये, और देश चुप रहा। 32 साल तक पूरा देश एकाएक, मतलब एक अज्ञान की परत में लिपटा हुआ था, और आपकी फिल्म ने सबको झकझोर के जगा दिया। अब वो 3 सवाल क्या हैं? 1, बॉलीवुड क्यों चुप रहा? 2, मीडिया क्यों चुप रहा? और 3, राजनीतिक दल क्यों चुप रहे? पहला सवाल आपसे बॉलीवुड का इसलिए क्योंकि आप पहले प्रोड्यूसर हैं, पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि कश्मीर के आतंकवाद की वजह से पूरी कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन को कैसे जान बचा के भागना पड़ा, उनकी लड़कियों को रेप किया, उनके मंदिर तोड़े, उनके घर लूटे, और 32 साल तक बॉलीवुड चुप रहा। बल्कि आपने 5 मई को मेरिडियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाकी फिल्में भी बनी कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर, लेकिन वो कश्मीरें, और आपने कुछ आपने नाम भी लिए थे फिल्मों के, वो कश्मीरी आतंकवाद में बनी हुई फिल्में वास्तव में उस आतंकवाद को जस्टिफाई कर रही थी। तो कुछ बताना चाहिएगा कि ये तकलीफ क्या थी इनको, जो कि ये सच नहीं बोल रहे थे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुल के सारे दर्शकों को खुल के बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और एक्चुअली मैं तो आपको कब से हम लोग ढूंढ रहे थे। आपके एक मीडिया चैनल से भी हमने आपका पता नंबर जानने की कोशिश की, किसी ने दिया नहीं। ये मैं भी कहता हूँ, सारा हिंदुस्तान कहता है कि 32 साल से ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ये एक रिटोरिक, एक जनरली स्पीकिंग सही है, पर ये पूरी तरह फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने ही रिपोर्ट किया था इसको जी, और जी। ये मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड में जाए, ये लोग जाने कि यू आर परहैप्स द ओनली रिपोर्टर एट दैट टाइम, जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, जिन्होंने इसको पूरी तरह से और बिल्कुल किसी का बिना साइड लिए हुए इसको बहुत ईमानदारी से रिपोर्ट किया था। और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको छोटा सा। अभी कई सारे, जब ये फिल्म आई तो कई सारे शिया ग्रुप जो उनका कश्मीर से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कोई हैदराबाद में, कोई कहीं है, और उन लोगों ने हमें, हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केसेस एसेस किए सब दुनिया भर के, कि भाई ये तो शिया लोग थोड़ी टेररिस्ट हैं, और वो खुमैनी की फोटो कैसे आपने दिखा दी, वो खुमैनी की फोटो नहीं दिखानी चाहिए, वो गलत है। तो कोर्ट में जो हमने दस्तावेज जो दिया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो दी, वो आप ही की रिपोर्टिंग से निकली हुई थी, न्यूज ट्रैक से। जी, जी, जी। बड़गाम में हमने शूट किया था, बड़गाम में शूट किया था। नारा था अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, और वहां पे बड़गाम में जिस मौलवी ने बाइट दिया था उसने कहा था कि हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं जिहाद, और तुम इस्लाम के लिए लड़ो, और तुम मर गए तो तुम अल्लाह के प्यारे हो, अगर तुम शहीद हो गए तो अल्लाह के प्यारे हो, हर हाल में तुम अल्लाह के प्यारे हो, हम सिखा रहे हैं जिहाद। इस्लाम का ये सोर्स है बच्चे के पीछे, और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, ये उसका बाइट है।
और उस एक्चुअली एक लाइन आप शायद भूल रहे हैं, उसमें जो हमने सबमिट किया उसमें ये भी बोलता है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में क्या बंदूक, असलाह असलाह असलाह। असला 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 शब्द इस्तेमाल किया है। तो वो उन्होंने बोला है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत नमन पूरे राष्ट्र और पूरी मानवता के बिहाफ पे, और खास तौर पे कश्मीर टीम के। हमारे यहाँ जैसे फिल्म बाकी चीजों का पता नहीं, फिल्म मेकिंग में भी छोटे मोटे देवता हम लोग मानते हैं जिनहां से इंफॉर्मेशन आती है, तो आप उस रूप में है। तो मैं ये आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर कश्मीर फाइल्स की टीम के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, सब आपको बहुत इज्जत और आदर करते हैं। इस बात के लिए आपने उसका खुलासा किया पहला। फिर आपने सवाल पूछा बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड ने क्यों किया। मैं बॉलीवुड नहीं हूं, इसलिए मैं इसका खुल के आपको जवाब दे सकता हूँ। देखिए बॉलीवुड का क्या हुआ कि जब ये शुरू हुआ बॉलीवुड, तो ये प्राइमरीली इसमें हिंदू लड़कियां, हिंदू लोग आते नहीं थे ज्यादा, मुस्लिम लोग इसमें आते थे। फिर वो अपना नाम वाम बदल लेते थे, हिंदी का रख लिया, नहीं रख लिया। पर आप शुरू का अगर देखें बॉलीवुड, तो उसमें पैसा लगाने वाले, काम करने वाले अधिकतर मुस्लिम लोग थे। तो बॉलीवुड का जो पूरा ढांचा है वो एक मुस्लिम सोच या इस्लामिक सोच बोले उससे चलता आया है। उसमें फिर जब उसके बाद पंजाबी लोग आए, जो पार्टीशन के बाद कट पिट के पंजाबी लोग आने लगे, उसमें राज कपूर वगैरह आ गए। तो चूंकि वो एक बॉलीवुड जो इस्लामिक बॉलीवुड था उसमें माइग्रेंट थे, तो एक सेकुलरिज्म की नहीं, हम सब एक हैं किस, तो एक अनरिटन सा रूल, एक लॉ बनता गया कि हम सब एक हैं और कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। इसीलिए आप देखिए कि मुस्लिम लोगों को हमेशा बहुत विनम्र और बड़ी आदर और दया से दिखाया जाता है, जबकि सरदारों को और तमिलियन लोगों को हमेशा हास्यास्पद तरीके से दिखाया जाता है। हम बिहारी लोगों को हमेशा जोकर की तरह दिखाते हैं, जैसे गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब कोई मुस्लिम कैरेक्टर हिंदी फिल्मों में आता है तो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको बड़े आदर और इज्जत के साथ दिखाया जाता है। ये एक मानसिक एक साइकोलॉजिकल इशू है। उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो माफिया था, जो मुस्लिम माफिया था, वो उसने टेक ओवर कर लिया। वो आपको याद होगा एक वक्त था एक्सटॉर्शन करते थे, गोली मारते थे, राकेश रोशन जी के ऊपर भी चलाई और गुलशन कुमार जी को भी मारा गया। उससे इतनी ज्यादा दहशत फैल गई कि लोग उनको मनमाना पैसा देने लगे, फिर उनको खुश करने के लिए उनके जीवन पे फिल्में बनाने लगे, फिर हीरोइनें उनकी पसंद की लेने लगे, फिर उनके बच्चों के कार्यक्रम, उनकी बीवियों के बर्थडे, ये सब करने के लिए दुबई उबई जाने लगे, वो सब करने लगे। अब देखिए ये चीजें छोटी छोटी परत के ऊपर जब इकट्ठी होती गई, जैसे हम कहते हैं कश्मीर में जेनोसाइड 19 जनवरी 1990 को, यह गलत है। 19 जनवरी 90 को नहीं है, वो एक तारीख है, लेकिन ये धीरे धीरे परत के ऊपर जमती गई। तो बॉलीवुड भी एक तरह से, फिर क्या हुआ, आपस में बहुत सारी शादियां, रिश्ते, किसी का किसी से इश्क चल रहा है, किसी का फिर, तो इतना ज्यादा वो घुस गया उसके अंदर कि एक ऐसा लॉ सा बन गया कि नहीं नहीं नहीं, हम सबको मिलजुल के रहना है, भले कोई गलत भी करे तो बताना नहीं है। एक ये पहलू है उसका मेरी समझ में। दूसरा पहलू उसका ये है कि कम्युनिस्ट लोग जो आए, इसके इप्टा के, जो बंगाल से जितने लोग आए, बिमल रॉय साहब आए, सलील चौधरी साहब आए, बहुत सारे तमाम लोग आए इप्टा के जो आए। वो इप्टा एक कम्युनिस्ट थिएटर ऑर्गेनाइजेशन थी और वो अच्छे लोग थे, गलत नहीं थे। कैफी आजमी वगैरह तक सब सही थे, साहिर लुधियानवी वगैरह जो थे, वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे, समाज से गरीबी हटाना चाह रहे थे, और लेफ्टिस्ट मूवमेंट का इतना ज्यादा रूप नहीं बना था जो आज की तारीख में बन गया है, जो कि देश से और हिंदुइज्म से ही लड़ाई लड़ने लगा है। वो लोग त्योहार भी मनाते थे, अपने को हिंदू भी मानते थे, बल्कि जो मुस्लिम शायर थे वो हिंदू कविताएं भी लिखते थे, भजन भी लिखते थे, सब मिला जुला चल रहा था। पर एक सोच ऐसी बन गई कि हर आदमी जिसके पास ताकत है थोड़ी सी भी, वो या मेजॉरिटी में है वो गलत है, और जो माइनॉरिटी में है वो सही है। इसलिए हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, एक रिबेलियन के कॉन्सेप्ट को ग्लोरीफाई किया। डाकू अच्छे लोग नहीं होते थे हमने, लेकिन ऐसा बना दिया हर डाकू अच्छा होता था, तिलक लगाता था और वो जय भवानी बोल के गरीबों की सेवा करता था। ये झूठ है, ऐसा था नहीं कुछ। यानी एक आध डाकू रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर डाकू तो लूटपाट करते थे। उसके बाद फिर हमने यही सिलसिला जो है नक्सलिज्म के साथ शुरू किया कि नक्सल लोग अच्छे होते हैं
और बाकी सब खराब होते हैं, वो तो आदिवासियों के मसीहा हैं, जो कि झूठ था, ऐसा नहीं है। 50 साल से बंदूक लेके वो लोग मार रहे हैं, रोड ब्लास्ट करते हैं, हॉस्पिटल उड़ा देते हैं, स्कूल उड़ा देते हैं, अच्छे लोग नहीं है वो। फिर वही हम कॉन्सेप्ट टेररिज्म के लिए ले आए, टेररिस्ट लोगों के लिए। और उसमें गलती ये हो गई कि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे बॉलीवुड में, ज्यादा सोशो पॉलिटिक्स नहीं समझते थे, क्योंकि जो समझते थे सलील चौधरी जैसे लोग जो आए थे वहां से, जिनको नॉलेज थी, वो दौर खत्म हो चुका था। एक तमिलियन फिल्म्स का, तमिल की फिल्में चुरा चुरा के हिंदी में बनाना एक वक्त चालू हुआ था। तो इन लोगों ने कहीं पे, इनको लगा कि हम टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करेंगे, तो एक इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन उनको मिलने लगा उससे। गुलजार साहब जैसे आदमी ने भी जब माचिस बनाई, बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया। और जितने भी टेररिज्म के, चाहे पंजाब हो चाहे वहां, उसके जितने लीडर्स थे, वो कोई शोषित लोग नहीं थे, गरीब लोग नहीं थे। भिंडरन वाले भी शोषित व्यक्ति नहीं था, वो एक पॉलिटिकल एम्बिशन वाला व्यक्ति था, जिसको कि एक्सप्लॉइट किया हो कांग्रेस ने, जो भी किया। और बल्कि तो माचिस में एक जो सबसे जो चीज स्टैंड आउट करती है कि किसी भी आतंकवादी का कोई भी एक्ट दिखाया नहीं गया है। मतलब कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं बस में हुआ, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं नजर आया कि मतलब बॉम्ब फटा, एक औरत सड़क पे तड़प रही है, उसके बदन से खून निकल रहा है, उसका बच्चा जिंदा है, वो बच्चा दूध पीना चाहता है, वो रो रहा है। मतलब वो जो लोग हताहत हुए, जो तकलीफ हुई, जो एक आतंक मचा, उसका कोई जिक्र ही नहीं, मतलब कोई शॉट ही नहीं है, लॉन्ग शॉट भी नहीं है। नहीं है। यही सब वो बाकी फिल्मों में भी यही है, हैदर वैदर जितनी बने, मैंने नाम लिए थे, फिजा, मिशन कश्मीर, ये वो, या तो उनमें वो टेररिज्म के बैकग्राउंड में लव स्टोरी घुसा दी गई है, गाने आने डाल के बॉलीवुड का पैकेजिंग की है, या फिर जब थोड़े से पॉलिटिकली इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स आए, विशाल जैसे या गुलजार साहब जैसे, उन लोगों ने पूरी तरह जस्टिफाई किया। अब आप ये देखिए कि मैं पढ़ रहा था अभी पंजाब का, वो स्वराज माजदा बस है, उसको रोका गया, उसमें से निकाला गया, हिंदुओं को अलग और सबको मारा गया, 30-35 कितने लोग हैं। इन सब चीजों का कहीं किसी फिल्म में आज तक जिक्र ही नहीं हुआ है। मोगा में कैसे आरएसएस के सारे लोगों को भून दिया था सुबह, कहीं जिक्र ही नहीं है। इतनी सारी लड़कियों का रेप हुआ, जब वहां पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में आर्मी घुसी, तो कितनी सारी लड़कियां निवस्त्र वहां से भागी। ये तो रिकॉर्डेड चीजें हैं, ये तो आर्मी के फोटोज पब्लिक उसमें डोमेन में, पर उनका कोई जिक्र नहीं है। पर कश्मीर की जहां तक अगर हम बात करें, मैं भी यही मानता था कि हाँ वहां पे शोषण हो रहा है, अगर मैंने धीरे धीरे रिसर्च नहीं किया होता और विक्टिम फैमिली से नहीं मिला होता। दूसरी एक जो ये बन गई कि आर्मी जो है वो वहां पे एक्सप्लॉइट कर रही है, ऑप्रेस कर रही है, ये पब्लिक डोमेन में ये बात कहीं किसी तरह से ये घुसा दी गई। इसलिए बॉलीवुड की जो फिल्में बनी, या तो झूठ पे बनी या बनी ही नहीं, ये इसका मेन रीजन है। और तीसरा इसकी जो एक मेरे मन में एक बात कचोटती है कि जैसे फिजा में दिखाया कि एक मासूम मुस्लिम लड़का है, उसकी आपा जान है, उसकी बहन है, उनको कुछ लड़के, दूसरे धर्म के लड़के बेइज्जत करते हैं, और वो लड़का बेचारा मन महसूस के रह जाता है, कुछ प्रोटेस्ट करता है। अंत में वो बेचारा मासूम मुसलमान लड़का करता भी तो क्या करता, उसने बंदूक उठा ली। अब मैंने कई आतंकवादियों का इंटरव्यू किया है, बिट्टा कराटे का किया है, हिजबे इस्लामी के आतंकवादियों का किया है, AK-47, लेकिन यासीन मलिक तो यहाँ खुद ही प्लेटफॉर्म्स पे आता रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खुद आके बोलता रहा है। या बुरहान वानी से लेके, उसामा बिन लादेन से लेके, अफजल गुरु से लेके, अब इशफाक मजीद वानी, किसी ने ये नहीं कहा, हाफिज सईद से लेके किसी ने आज तक ये नहीं कहा, मसूद अजहर से लेके, कि भाई मेरी बहन के साथ बदसलूकी हुई इसलिए मैं जिहादी बन गया। बाकायदा मदरसे में पढ़ाया जाता है,
उसकी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, और उसके बाद उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है। ये बहन को छेड़ा इसकी वजह से मासूम लड़का करता भी तो क्या करता। ये कहानी फिजा और बाकी फिल्मों का आपने जिक्र किया, ये डायरेक्टर्स को ये शौक क्यों चल रहा है? यही मुझे भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि ऐसा कहीं होता नहीं है। ऐसा हो तो जितनी रेप तो सारी दुनिया में होते हैं, तो जिन जिन का रेप होता है उनके भाई और उनके पिता तो बंदूक उठा के लोगों को नहीं मारते। इस शोषण भी कितने दलितों का शोषण होता है तो बंदूक नहीं उठा लेते। तो ये एक झूठ की दुनिया, एक रोमांटिसिज्म इनने क्रिएट किया, और वो रोमांटिसिज्म जो था उससे आपको फिल्म के लिए पैसा मिल रहा है, उसके लिए आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया जा रहा है। और ये सवाल ऐसा नहीं है विशाल भारद्वाज जी से पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए हैं। उनसे मेरे ख्याल से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ही किसी ने पूछा था कि भाई आपने 1990 में आपकी फिल्म सेट है, आपकी फिल्म का जो काल है वो 1990 है, वही 1990 से 95 तक होगा, तो आपने तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने क्यों नहीं दिखाया उस वक्त की व्यथा को। तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला आप बना लीजिए उसके ऊपर फिल्म, मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी, मैं जिस पे बनाना है उसमें बनाऊंगा। जबकि मैंने अपनी फिल्म में बोला है स्पेशली कि भाई क्या हुआ इन लोग के साथ। पहला जो सीन है उसमें दिखाया है कि हिंदू लड़का पिट रहा है, मुस्लिम लड़का उसको बचाता है, अब्दुल। मैंने अपनी फिल्म में दिखाया है, मैंने बोला है कि भाई इसमें सिख भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं, सब मरे, पर मुझ पे ही आरोप लगाते हैं। अच्छा, मैंने तो बिट्टा का साइड भी दिखाया है, जो आपका इंटरव्यू है वो मैंने, यासीन मलिक का भी दिखाया है पूरा का पूरा साइड, मैंने अरुंधति रॉय वगैरह की जो ग्रुप है उनका भी साइड दिखाया है, मैंने सबकी बातें दिखाई और लास्ट में ऑडियंस पे छोड़ा है। पर मुझ पे आरोप लगाते हैं आपने वन साइडेड बात बताई है। तो अगर वो रिपोर्टिंग जब आपने तब की थी, वो अगर आज के दौर में करते तो आप पे भी आरोप लगा देते कि भाई आपने तो एक ही साइड का दिखाया है, हिंदू टेररिस्ट नहीं दिखाए। तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई अगर आप छोड़िए, मैं आपको चलिए एक अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। इस फिल्म को लेने के पीछे एक इंटरनेशनल ओटीटी कंपनी हमारे पीछे पहले पड़ी थी कि इसको हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम वही हैदर पार्ट 2 बना रहे हैं। जब हमने उनको कहानी बताई तो वो थोड़ा सा सकपका गए और उन्होंने हमसे बोला देखिए हमारी ग्लोबल पॉलिसी है, आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। हमने कहा देखिए हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन बात तो समझ में आती है किसने किया है, क्या किया है, और एक दो जगह करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो उन्हीं ने किया है। रलिफ गलिफ शरीफ का मतलब है धर्म बदलो। उन्होंने बोला नहीं, अगर वो करना है तो आपको हिंदू टेररिज्म वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, कोट अनकोट ये बात मुझे बोली गई। मैंने कहा हिंदू टेररिज्म, इसका मतलब कल को तो आप अगर होलोकॉस्ट पे फिल्म बनाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि अगर आप नाजियों को बोल रहे हैं तो आप ज्यूस को भी आप गंदे तरीके से दिखाइए। ये एक मानसिकता सी बन गई है मनोज जी, और इससे लड़ पाना बड़ा मुश्किल जाता है एक फिल्म मेकर को, तो खास तौर पे क्योंकि आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सारे जो दरवाजे हैं वो इसी शर्त पे खुलते हैं कि आप जो है एक तरह का मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे और मुस्लिम्स को आप माइनॉरिटी मान के चलेंगे, जबकि देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है। पावर के लेवल पे अगर ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात की जाए तो आज बॉलीवुड में ऑपरेसर्स तो सारे मुस्लिम हैं। जो लोग अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं वो तो 3 4 5 जो लोग हैं वो तो सबसे बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो गरीब आदमी को पैसा भी देने को तैयार नहीं। आपने 5 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो कही थी कि कश्मीर फाइल से पहले कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर जितनी भी फिल्में आई उन्होंने आतंकवाद को जस्टिफाई किया। मैं 2 वर्ड्स और ऐड करना चाहता हूं, उन्होंने उसको ग्लोरीफाई भी किया और रोमांटिसाइज भी किया। ये और कुछ एक नाम भी आपने लिए थे, हैदर, फना, मिशन कश्मीर, कुछ एक नाम भी आपने लिए थे। थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये बॉलीवुड में, मतलब आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा और बता सकते हैं कि मतलब ये इस हद तक जाना कि जो एक इतनी गलत चीज है कि मासूम लोगों की जान ली जा रही है, उसको ग्लोरीफाई करके और रोमांटिसाइज कैसे किया जा सकता है? हाँ, पहले मुझे लगता था शायद इग्नोरेंस होगी मनोज जी, शायद इनको पता ना होगा, लेकिन ये गलत बात है। कैसे नहीं पता होगा? अगर इनको पता नहीं था तो मेरी फिल्म आने के पहले ही मेरा विरोध क्यों करने लगे? मतलब इनको पता है कि किसका विरोध करना है, किस न्यूज को दबाना है, किसको सामने लेके आना है, ये इनको अच्छे से पता है, और उसी नैरेटिव को ये चला रहे हैं। और अच्छा, जब ये लोग फिल्में बनाते हैं तो जितने भी
मीडिया के जो सो कॉल्ड इलीट मीडिया वाले जो लोग हैं वो इनको खूब बुलाते भी हैं, इनका नैरेटिव भी यूज करते हैं, इनको हर जगह जगह मिलती है। लेकिन जब अब मैंने फिल्म बनाई है जो कि एक सत्य पे आधारित है, जिसके सारे प्रूफ है, अरे भाई यासीन मलिक ने ही कोर्ट में मंजूर कर लिया कि हाँ मैं भाई टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। 2-4 दिन पहले वहां पे राहुल भट्ट को अगर मारा गया है तो अब कह रहे हैं कि आपकी फिल्म के कारण मारा गया है। हाँ, मतलब आप विलेन हो गए कि साहब आपने हाँ। फिल्म बना दी, इस वजह से माहौल खराब हो गया, इसलिए राहुल भट्ट को मार दिया गया। मतलब जी। जैसे कि आपकी फिल्म से पहले तो किसी को मारा ही नहीं गया था, माहौल बहुत ही बिल्कुल सब बिल्कुल ही हारमोनी थी। तो अभी ये देखिए बात मुक्त, पर मुझे आश्चर्य ये है कि इतने ज्ञानी लोग, इतने पढ़े लिखे, उनमें से कई शायर हैं, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कई बड़े संवेदनशील लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग खराब हैं, यानी उनमें भी उतनी भावनाएं हैं, लेकिन टेररिस्ट लोगों के साथ जुड़ना, या तो इसके पीछे पैसा हो सकता है या इसके पीछे ब्रेन वॉशिंग हो सकती है। इसके अलावा तीसरी और क्या चीज, आप नहीं, आइडियोलॉजी को तीसरा सपोर्ट डर करते हैं। डर देखिए क्या है कि आप अगर मैं पत्रकारों की तरफ से भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको, हालांकि जवाब मैं आप ही से मांगूंगा कि पत्रकार भी 32 साल तक चुप क्यों रहे। देखिए हमारे अंदर भी ये एलिमेंट है कि अगर तो आप देशभक्ति की बात करेंगे तो आतंकवादी आपसे नाराज हो जाएगा, वो कहेगा दोबारा मनोज आया तो जान से मार देंगे। लेकिन अगर आप उनके पक्ष की बात करेंगे तब तो वो आपको खूब अच्छी तरह से एंटरटेन भी करेगा, और अपनी आर्मी तो आपको जान से नहीं मारेगी, आर्मी तो इंटरव्यू भी देगी, खाना भी खिलाएगी, सुरक्षा भी देगी। तो उनका पक्ष लेने में, डर के मारे भी उनका पक्ष लेने में या आइडियोलॉजिकली उनकी तरफ होने में ये फायदा है कि आतंकवादी तो मारेगा नहीं और अपनी आर्मी तो मारेगी नहीं। हाँ, और ऊपर से जो ये एक जो पूरा पॉलिटिकल क्लब ऑफ इस्लामोफोबिया है, राइट, इसमें भी आपकी इज्जत होगी, आपको बुलाया जाएगा और उसके बड़े फायदे भी हैं। जी जो इस्लामोफोबिया जो है वो एक पॉलिटिकल वेपन है, वो जी एक जी इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल वेपन है और कुछ है नहीं। ऐसा दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इस्लामोफोबिया है कि कोई किसी मुस्लिम को देखे तो डर जाए, लेकिन हाँ टेररिज्म को देख के लोग डरते हैं, और पता नहीं क्यों टेररिज्म को यही लोग जो है इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि मतलब जो बॉलीवुड चुप रहा और आप अकेले बोले तो आपको इतना ज्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। 32 साल से मीडिया, हालांकि फील्ड मेरी है, लेकिन जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि 32 साल तक मीडिया भी क्यों खामोश रहा? देखिए, मैंने जो रिसर्च किया मनोज जी, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मीडिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है जो वो 20, 25, 30, 40 हजार रुपए मिलने वाला वर्नाकुलर मीडिया, गर्मी में घूम रहा है, परेशान हो रहा है और वो रिपोर्ट कर रहा है। वो मीडिया, हमें जो आपकी रिपोर्टिंग के अलावा जितनी भी कटिंग्स और जो मिली, वो कहीं जम्मू का कोई न्यूज़पेपर है छोटा जिसका नाम भी लोग नहीं जानते, जलंधर का पेपर है। एक तो वो मीडिया है, वो भी मीडिया है, लेकिन उसको लोग मानते ही नहीं, मीडिया, उसकी चर्चा नहीं होती। दूसरा है जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है, टेलीविजन वाले लोग हैं जो मेन स्ट्रीम काम करते हैं। तो वो जो लोग हैं, उन लोगों ने पता नहीं किस कारण से इसको एक, जिस तरह से सीए की मुहिम इन लोगों ने चलाई या जो चलाते रहते हैं अक्सर शाहीन बाग वगैरह की, उस तरह से किसी ने इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला। लेकिन अभी राहुल भट्ट की डेथ के बाद जब कश्मीरी पंडित लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हाईलाइट करेंगे, लेकिन यही कश्मीरी पंडित जब टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये एक समस्या है। मेरे देखिए मेरे दिमाग में फतवा इशू किया इन लोगों ने। मीडिया के दिग्गज मतलब बरखा दत्त हैं, नलिनी सिंह हैं, ये तवलीन सिंह हैं,
ऐसे मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज, और बल्कि मैंने आपका फेसबुक पे शेयर किया तो एक नीलम महाजन सिंह आ गई बड़ा झगड़ा करने के लिए, और बड़ी देर तक वो झगड़ा करती नहीं। तो हमने जब उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि तुमने 32 साल में तुमने एक भी स्टोरी की कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो आतंक हुआ उसके ऊपर, अगर तुमने स्टोरी की तो यहाँ डालो, और अगर नहीं की तो डोंट बिकम अ पब्लिक न्यूसेंस। बड़ी मुश्किल से चुप हुई। तो कहने का मतलब ये, जब दिग्गज लोग एक पक्ष लेते हैं तो लोगों का प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपको सच अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने बरखा दत्त की वो रिपोर्ट पहले देखी हुई थी और मैं उसको सत्य मानने लगा था। मुझे भाई, आप ये देखिए, जब इंडिया में नया नया प्राइवेट टेलीविजन चालू हुआ तो 2-3 ही चैनल थी और 2-3 लोगों को काफी सर पे चढ़ाया भी गया। यानी घरों में भी लोग कहते, मैं आईएमसी में जैसे गया था पढ़ाने, तो बच्चे लोग कहते थे कि अरे देखो जर्नलिस्ट के 2-3 नाम लो, तो ये नाम लिए जाते थे। तो लोगों को लगने लगा ये जो बोलते हैं वो सत्य है, जो भी टीवी पे बोला जाता है वो सत्य है। लोग दूरदर्शन के फेस से निकले हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये लोग नैरेटिव बिल्डर्स हैं और अपने एजेंडा के हिसाब से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं खुद ये समझता था कि कश्मीरी पंडित जो लोग हैं वो एक्चुअली खाए पिए रईस लोग हैं और इसलिए शायद गरीब लोगों ने इनके खिलाफ वो किया होगा। आप तो ऑन रिकॉर्ड, जो मैं सुरेंद्र कौल जी, जिनने मुझसे जब सबसे पहले बोला वे की फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में भी बोला, मैंने उनसे यही बोला, अरे आप लोग के ऊपर कौन बनाएगा, आप तो खाए पिए लोग हैं, आप कहाँ से लगते हैं कहीं आपके ऊपर कोई कष्ट हुआ है। ये एक माइंडसेट होता है, ये एक माइंडसेट सा बन गया था। ये लोग चाहते हैं कि आप भीख मांगे सड़क पे खड़े होके तभी आपके ऊपर शोषण हुआ है। तो ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो गया था, इससे मेरे जैसे भी जागरूक लोग जो हैं उनको भी कहीं कहीं लगने लगा, क्योंकि दूसरे साइड का नैरेटिव ही नहीं था, दूसरे साइड के नैरेटिव को मौका ही नहीं लगा। और जब उनको मौका मिलने लगा पिछले 4-5 साल में, तो जो पॉलिटिकल डिबेट जब कश्मीर पे होती थी तो उसमें सब गुस्से में बात करते हैं, तो ऐसा वो खो जाती है। आप जानते हैं आजकल की 9 PM डिबेट में तो कुछ समझ में आता नहीं कौन सा साइड सही है कौन सा साइड गलत है। तो शांति से बैठ के किसी विषय को रिपोर्ट करना वहां जाके, वो तो कभी हुआ नहीं, कोई जाता ही नहीं है। मैं जब शूटिंग करने गया था, तो आप शूटिंग करने गया था तो हमारे साथ बड़ी सिक्योरिटी थी। तो एक मैं सुबह सुबह जब रिपोर्ट कर रहा था तो वॉक कर रहे थे डल लेक पे, कुछ लोग 6:30 बजे का वक्त था, तो 2-3 लोग वहां रुके, कहने लगे आप क्या मीडिया वाले हैं? नहीं, इंडिया के मीडिया वाले हैं। हमने कहा नहीं, हम लोग फिल्म बना रहे हैं। कहले हाँ वही, हमने कहा क्योंकि मीडिया वाले तो इस एरिया में कभी आते नहीं है, वो आते हैं तो बस वो डल लेक में 1-2 जगह है वहीं से वापस चले जाते हैं। ये खुद मुझे कश्मीरी लोगों ने बोला, कश्मीरी मुस्लिमों ने बोला, उनको भी ये बात पता है। ठीक बात है। अब मेरा तीसरा सवाल कि जो पॉलिटिकल क्लास, हालांकि आपके ऊपर जो एक इल्जाम, मुझे उस इल्जाम का कोई आधार नहीं नजर आता, केवल एक कि आपकी फिल्म में अनुपम खेर ने, जब उनकी नजर बहुत धुंधली हो गई थी, न के बराबर रह गई थी, तो उन्होंने बुढ़ापे में, तकलीफ में, भूख में, उन्होंने फिर भी एक डिमांड रखी अपनी, एक प्लेकार्ड पकड़ के उन्होंने दिखाया कि आर्टिकल 370 मुझे नहीं चाहिए, इसको एब्रोगेट कीजिए। और नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, 35 एब्रोगेट कर दिया। तो एक आपकी फिल्म और नरेंद्र मोदी के बीच में एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है कि नरेंद्र मोदी ने आपकी फिल्म की तारीफ, मतलब तारीफ ऐसे नहीं कि ये कहा कि इस फिल्म को देखो और बहुत ही बढ़िया, तारीफ मतलब ये कि भाई वो अभिव्यक्ति की आजादी के लोग कहाँ गए जो बाकियों की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे, तो इस फिल्म की अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए। इतने पे तो आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में न जाने कौन सा सीक्रेट टांका और न जाने कौन सा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसकी वजह से कि अब आप नरेंद्र मोदी के एक बिल्कुल ही खास माउथ पीस बन गए हैं कि भैया ये तो नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन चलिए एक सेकंड के लिए इस सवाल को डिले करते हैं, इस पे आते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 32 साल से क्या कर रही थी? बाकी देखिए ऐसा है, पहली बात, पर मेरे ख्याल से जो आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि भारत के हर राजनेता ने हर वक्त किसी ना किसी फिल्म की तारीफ करी है, किसी ना किसी फिल्म को सामने मुद्दा बनाया है।
नेहरू जी के वक्त से, अरे और छोड़ी, गांधी जी ने राम राज्य फिल्म आई थी, उसको कहा था ये हर देशवासी को देखनी चाहिए। नेहरू जी ने बोला शहीद फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। जी इंदिरा गांधी ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मनोज कुमार की कितनी फिल्में प्रमोट की हैं। कई तो सारे राजनेता हमेशा से करते हैं, और उसमें बुरी बात क्या है, सारे वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं किसी ना किसी फिल्म की बात करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कितनी फिल्मों की बात करते हैं। फिल्म एक कल्चर का पार्ट है। आप संगीत की भी बात करते हैं, फिल्मों की भी करते हैं। ऐसे तो फिर गांधी फिल्म क्यों बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? अगर गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है फिल्म से, तो एनएफडीसी क्यों बना हुआ है? नहीं, और गांधी प्रकाश फिल्म में देखिए एक मुझे जो एतराज है कि एनएफडीसी जब फंड कर रही है तो उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस नहीं है, फिल्म के अंदर नहीं है। भगत सिंह नहीं है, सुखदेव नहीं है, राजगुरु नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। मतलब आजादी की लड़ाई की फिल्म है, गांधी जी का चरित्र उसी के बीच में वो एक चरित्र है, मतलब प्रमुख चरित्र है, लेकिन इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स फिल्म से गायब हो गए। नहीं, और ये तो मेरे को, एनएफडीसी फंड, ये शिकायत मुझे बचपन से रही है। मेरे दोनों माता पिता फ्रीडम फाइटर्स थे और गांधीयन थे। उसके बावजूद, और मेरे माँ बाप, मेरी माँ की जब शादी हुई वो 17 साल की थी, और शादी के 1.5 महीने बाद, 40 दिन बाद वो जेल चली गई। दोनों लोग, मेरे माँ बाप सालों फिर जेल में रहे। मेरे पिताजी को कोड़े भी पड़े, और वो गांधीवादी भी थे। उसके बावजूद मुझे हमेशा इस बात की शिकायत रही कि हमारे राष्ट्र में जब भी फ्रीडम मूवमेंट की बात आती है, तो फ्रीडम मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कौन उसके मेन नेता लोग रहे, किस किस के ये बात कभी आती नहीं है। हम उसको गांधी और नेहरू जी के नाम पे खत्म कर देते हैं। कितने लोगों के सेक्रीफाइस हैं उसके अंदर, कितने लोगों ने जान लगाई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, गांधी जी ने एक सूत्र में जरूर बांधा होगा, लेकिन जिसको बांधा वो सूत्र क्या है ये कोई बताता नहीं है। हमने उसको एक पॉपुलर नैरेटिव देके, एक फोक टेल की तरह से हमने पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो है अपना वहां पे लाके खत्म कर दिया। A cinematic story does not begin on screen, but in the corner of a mind that believes in infinite possibilities. The visuals you can't get over were first words waiting to come to life. Join me, Priyanka Sharma, on Script to Success, a show that peeps into the minds of some of India's most acclaimed screenwriters and understand through them the process, the struggles, and the joy of writing films. Every week, only on Khulke. अब आपकी फिल्म कश्मीर फाइल्स पे आते हैं कि एक नरेंद्र मोदी के सवाल को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए जी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये कश्मीर फाइल्स की असलियत को देख के हिंदुस्तान की ओर से सोनिया गांधी को भी खुश होना चाहिए था, अखिलेश यादव को भी, लालू यादव को भी, ममता बनर्जी को भी खुश होना चाहिए था कि हिंदुस्तान के मजलूम लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसमें उनका दुख दिखाया है, जिसमें वो असलियत दिखाई है जो कि देश से छुपाई गई थी। बाकी राजनीतिक दल 32 साल से चुप थे और अभी भी चुप रहना चाहते हैं। इसके पीछे आप क्या राज समझते हैं? देखिए, एक बड़े दुख की भी बात है। मैं कांग्रेस की सबसे पहले बात करता हूँ, बाकी पार्टी की बाद में करेंगे। कांग्रेस का आप ये देखिए, मोतीलाल नेहरू जी मेन फंडर थे कांग्रेस पार्टी के, और वो गर्व से कहते थे मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जवाहरलाल नेहरू तो इतना गर्व करते थे अपने पंडित होने का, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा ही है कि कैसे उनका नाम नहर से नेहरू पड़ा, और अपने नाम के आगे उन्होंने पंडित लगाना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोगों ने नहीं लगाया था, उन्होंने खुद लगाया, क्योंकि उनको बड़ा गर्व था कश्मीरी पंडित होने का। इंदिरा गांधी का भी लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया है कि वो कश्मीरी पंडित होते हुए भी कश्मीर की हालात जो है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है जब वो दोबारा इमरजेंसी के बाद दोबारा जीत के आई थी, 80 शायद 1980 में आई थी, 1982 या 83 का ये लेटर है। और उन्होंने उसमें लिखा है कश्मीर के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि कश्मीर में टेररिज्म फुल फ्लैज ना हो, लेकिन हालात जो है 32-83 से 82-83 से खराब होने। उन्होंने जगमोहन को गवर्नर बना के भेजा ही 84 में था, इसीलिए तो 5 साल उन्होंने टेन्योर बिताया, इसीलिए क्योंकि कश्मीर की हालात खराब हैं और आप संभालिए। 84 में भेजा ही था उन्होंने, है ना, तो वो भी कंसर्न थी। और राजीव गांधी का तो मेरे को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते होंगे, मैं आपको बाद में बताऊं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बाद में बीजेपी के अभी मिनिस्टर भी बने, फिर उन्हें रिजाइन करना पड़ा। वो खुद राजीव गांधी के साथ प्लेन में थे और राजीव गांधी ने उनको बोला कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ कश्मीर की हालात से, और इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर इंडिया। लेकिन क्या करें, फारूक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो
इंटरफेरेंस लगेगा और उनसे फ्रेंडशिप है, तो तभी मैंने फिल्म में भी बोला है फ्रेंडशिप ओवर नेशन वाली बात। ये बात जगमोहन जी ने भी लिखी है, फ्रेंडशिप ओवर नेशन। ये टर्म मेरा नहीं है बनाया हुआ, ये तो एक जनरल पॉलिटिकल पार्लांस में था। तो मतलब राजीव गांधी भी बहुत कंसर्न थे कश्मीरी पंडितों की व्यथा को लेके। उनकी मजबूरी रही होगी, वीक लीडर रहे होंगे, इनकॉम्पिटेंट रहे होंगे, जो भी कारण रहा होगा उनका, लेकिन व्यथित वो भी थे, परेशान और चिंतित वो भी थे। तो उसी के तो उनके तो बेटे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को तो बल्कि कहना चाहिए था कि भाई जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उसकी व्यथा को कोई सामने लेके आया है, मैं उस ये अच्छी बात है। और फिर कहते कि नहीं भाई चलो इसमें और भी पक्ष होंगे, वो भी दिखाना चाहिए, तो वो भी कहते कि भाई और लोग भी इस पक्ष में फिल्में बनाए। उनके तो ओपनली कई सारे लोग हैं जो ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, अपने फिल्म मेकर से बोलते हैं कि आप इसमें बनाइए, पर इनने चुप्पी रखी। उद्धव ठाकरे के पिताजी को कश्मीरी पंडित भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे और रातों रात उनके लिए स्कूल में, एजुकेशन में वो डाला है। और कश्मीरी पंडितों के इंसिस्टेंस पे मैंने वो डायलॉग भी इंक्लूड किया, हालांकि मैं उसके खिलाफ था, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहता था, पर मैंने इंक्लूड किया। वो लड़की बोलती है उसमें कैंप में कि अगर बाल ठाकरे साहब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। पर उद्धव ठाकरे साहब ने भी इस फिल्म के अगेंस्ट कैंपेन चलाई। इसका मतलब इन लोगों को ना तो ह्यूमैनिटी से मतलब है, ना टेररिज्म से मतलब है, इनको इनमें से किसी भी चीज से मतलब नहीं है। इनका निशाना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। अगर इनकी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी को सूट करती है तो फिल्म अच्छी है, अगर नहीं करती है तो फिल्म खराब है। और 90% लोगों ने तो फिल्म देखी भी नहीं है, मैं गारंटी कर सकता हूँ इस बात की। बिना फिल्म देखे ही वो फिल्म के बारे में बात करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया फिल्म तो झूठी कहानी है, उन्हें पता भी नहीं फिल्म किस बारे में है, क्या है, और आज कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेके मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ये जो है बहुत ही इस देश का विनाश जो है, मैं सच बात बताऊं, ये जो पार्टी बेस्ड, ये जो एक क्लैन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड जो लीडर्स हैं, इन लोगों के कारण इस देश का बहुत विनाश हुआ है। और कश्मीर का भी विनाश इसीलिए हुआ है कि हमने कश्मीर का भविष्य जो है वो एक फैमिली बेस्ड पार्टी के हाथ सौंप दिया, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे मुफ्ती हो। एक लास्ट में इस सवाल के जवाब में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं जितनी बार भी कश्मीर गया हूं, मैं बहुत बार गया हूं, मैं जितनी बार भी कश्मीर गया हूं, जिस भी टैक्सी में बैठा हूं, जिस भी शिकारे में बैठा हूं, जिस भी वेटर ने मेरे को खाना खिलाया है, और ये सब गरीब तबके के लोग हैं, हर एक ने मुझे एक ही बात बोली है कि कश्मीर का विनाश करने में गुपकर रोड में रहने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है। फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकर रोड और रहते हैं वहां पे गुपकर रोड ही है ना नाम उसका, गुपकर, हाँ, फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकर रोड पे ही है ना, और मुफ्ती साहब का भी वही है मेरे ख्याल से। जी 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 जी। अच्छा, अब उन पे नरेंद्र मोदी वापस आते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने क्या टांका भिड़ा दिया आपके साथ जिसकी वजह से कि ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि आपको अपना दुश्मन मान के सारा अटैक आपके ऊपर केंद्रित कर दिया। देखिए, मैं ईमानदारी से, ईश्वर साक्षी है, शाम का वक्त है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मोदी जी और मेरी इस विषय में कभी कोई बात भी नहीं हुई। एक, हम उनसे पहले मिले थे तो उन्हें पता, मैंने बताई बात कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हुआ ये कि हमने ये फिल्म नवंबर के महीने में, जब 8 नवंबर को अमेरिका जाना खुल गया, प्लेन चलने लगे, तो हमने कहा कि हम बैठे हुए इंडिया में तो दिखा नहीं सकते, थिएटर बंद थे सारे के सारे। इंडिया में थिएटर खुले हैं जनवरी के बाद जाके, तो हमने कहा कि चलो हम अमेरिका में तो दिखा सकते हैं, वहां सिनेमा हॉल खुल गए, तो हमने वहां पे दिखाना शुरू किया, जिसमें 36 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। और वहां पे हुआ क्या कि जो ज्यूज थे, ब्लैक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, हमको कैपिटल हिल में बुलाया, जगह जगह बुलाया गया, और उसमें धीरे धीरे ये जो फिल्म है एक तरह का डिप्लोमेटिक मिशन बनता गया। और कश्मीर, जिसको लेके अमेरिका में लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्रेस कर रही है और ये नहीं है और वो नहीं है, लोगों ने दूसरा साइड देखना शुरू किया और फिल्म की बहुत तारीफ होने लगी। जब फिल्म की बहुत तारीफ होने लगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो गई, मेरा ऐसा अंदाजा है उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस किया होगा इस फिल्म को, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना ज्यादा जब इस फिल्म की बातचीत वहां होने लगी और बड़े बड़े सेनेटर्स और ये लोग इसके बारे में बात करने लगे। अब जैसे मार्क वार्नर हैं जो कि इंडिया कॉकस के चेयरमैन हैं और बड़े प्रतिष्ठित, मतलब बहुत ही इज्जत वाले डेमोक्रेट सेनेटर हैं,
उन्होंने जब इस फिल्म के बारे में बात की वहाँ कैपिटल हिल में, उनने पूरा उसके बारे में उनका जो स्टेटमेंट आया, तब मेरा ऐसा ख्याल है जब इंडियन लोगों ने इस फिल्म की होर्डिंग्स लगवाई, बिलबोर्ड्स लगवाए और फिल्म की जब बहुत तारीफ होने लगी और फिल्म की सच्चाई को लेके कश्मीरी पंडित जो विक्टिम्स हैं उन्होंने जब उसको बोला कि हाँ ये जो दिखाया है 100% सत्य है, उसके बाद मेरे ख्याल से मोदी जी जब अपने पार्टी के एमपीज लोगों से बात कर रहे थे, उनने ये बात पार्लियामेंट में नहीं बोली, उनने बीजेपी का जो पार्लियामेंट बोर्ड होता है उसमें ये बात बोली कि अपने कि हाँ भाई देखिए सत्य को आपको लाना हमारा कर्तव्य है, जो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सत्य बात बोली है। और कश्मीरी पंडितों के बारे में कम से कम किसी प्रधानमंत्री ने तो ये बात बोली कि सत्य है जो हुआ, क्योंकि वो हुआ है। अब जब उनने ये बात बोली तो इन लोगों ने मोदी जी के साथ अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस फिल्म को कोलैटरल डैमेज बनाने का इरादा किया। वो तो मैं एक डायरेक्टर हूँ कि मैं लड़ना जानता हूँ, तो मैं इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई और होता तो उसकी फिल्म तो 2 दिन में इनने बर्बाद कर दी। इजराइल के जो बहुत ही एक, मैंने अब नाम नहीं लेना चाहिए, पर उन्होंने मुझसे जब देखा उसको और वो कश्मीर जाके होके आए हैं, उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ इंटेलिजेंस के आदमी, उन्होंने बोला ये 100% करेक्ट चीज है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब बिट्टा कराटे का मेरा इंटरव्यू आया, तो बिट्टा कराटे ने कहा, मैंने कहा सबसे पहला मर्डर आपने कब किया, किसका किया? सतीश कुमार टिक्कू। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, शायद वो आरएसएस का था। तो मैंने कहा तो आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? मतलब कोई आदमी आरएसएस का होगा उसे जान से मार देंगे। अब आडवाणी जी ने उसको बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में दिखाया कि देखिए आरएसएस को डिफेंड करने वाला एक आदमी जिसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, वो एक पल के लिए कभी किसी शाखा में नहीं गया, वो आदमी जब आरएसएस का नाम आया तो उसने आरएसएस को बड़े मन से डिफेंड किया। तो उन्होंने उसको बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में सबको बुला के दिखाया और मुझे बताया भी। हाँ, मैं पत्रकार था, मेरा किसी पार्टी से संबंध होना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी खुशी खुशी अगर अपनी एग्जीक्यूटिव में दिखा रही है तो उसमें मैं रोक भी नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऐसी बात हो जो किसी पार्टी को पसंद आए तो उसका अधिकार है कि वो उसको अपने लोगों से शेयर करें। आपकी फिल्म को अगर नरेंद्र मोदी ने शेयर करने लायक या कमेंट करने लायक समझा तो उनकी अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है। पर ये कहना गलत है, इसलिए गलत है कि ये लोग भी तो उन फिल्मों को जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है उसको ये लोग बढ़ावा देते आए, चलाते आए। जब ये आप, हाँ बिल्कुल ये लोग करते आए 100%। और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बिना फिल्म देखे ही अपने मतलब की फिल्मों को टैक्स फ्री करते आए, उन्हें तो 10-12 फिल्मों को टैक्स फ्री कर चुके हैं। अगर हम कुछ ऑडियंस सवाल लेना चाहे तो हमारा एक फीचर है प्लेटफॉर्म में, अगर वन ऑफ द ऑडियंस वांट्स टू कम ऑन एज अ वाइल्ड कार्ड पैनलिस्ट, we can also have them on our platform join us on this conversation and ask that question themselves. We have a very good question from Swati Sinha. Swati, if she would like to come on as a wildcard panelist, that would be great. Otherwise, we can just start off with her first question for you. The director of Fauda praised the movie and found it similar to his popular show Fauda. What do you think? What do you have to say about that, sir? मैं Fauda की जो यूनिट के एक्टर भी हैं, आगे प्रोड्यूसर भी हैं, इजराइल से हैं, मैं उन लोगों से मिला था। इजराइल के जो काउंसिल जनरल है वो तो हमारे ऑफिस में ही आए थे खुद फिल्म देखने के बाद, और उन्होंने लिखा भी कि मैं तो रोता रहा ये फिल्म देख के, मैं अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर पाया पूरी रात, और अगले दिन ऑन रिकॉर्ड ये सेड दैट, उन्होंने ट्वीट भी किया इस बारे में। और फौदा के जो आर्टिस्ट उन्होंने देखा और उन्होंने बोला एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि अगर आप हिंदू हैं या जीव हैं तो आप जितना मरना है मरें, आप कटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक मुस्लिम ने बोल भी दिया कि मेरे को कोई घूर के देख रहा है तो वो इस्लामोफोबिया है और उसके अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते। इस बात से इजराइल भी पीड़ित है, और मैं सत्य बताऊं इस बात से अमेरिका भी पीड़ित है, इस बात से फ्रांस, ब्रिटेन, हर कंट्री पीड़ित है। और तो फौदा के अगर उन लोगों ने बोला है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इजराइल के इंटेलिजेंस वाले भी यही बात बोल रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद, और इजराइल में तो ये फिल्म इंडियन लोगों से ज्यादा इजरायली लोगों ने देखी है। Welcome to Curtain Call, a first of its kind theatre only show exclusively on Khulke.
I'm Prachi Sibyl, your host. I've spent over a decade writing about and falling in love with the stage. On this show, you will meet actors, directors, playwrights, and technicians who will take you through the making of their latest plays. Join me for a glimpse of the magical world from behind the red curtains. Every fortnight, only on Khulke. ये कई लोग जो है ये ऑडियंस क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सुरेश नखवा जी है जिनको हम व्हाइट कार्ड पैनलिस्ट की तरह ऐड करेंगे फॉर हिज क्वेश्चन। जी सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी। थैंक यू आयंती। विवेक जी, मेरा आपसे ये सवाल है, एक तो ये मूवी की जो आपने शूटिंग की वो पूरी कश्मीर में शूटिंग हुई या फिर और कहीं शूटिंग की गई, और स्पेशली जो पार्ट कश्मीर में शूट किया गया उसमें आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या पड़ी वहां ग्राउंड पे, कि या कोई टेररिस्ट का अटैक का धमकी या ऐसा कोई सिक्योरिटी रीजंस? तो मेरा यही एक सवाल था। देखिए, इसकी शूटिंग जो है 2 जगह पे हुई। एक हुई है उत्तराखंड में, मसूरी में खास तौर पे, और एक हुई है कश्मीर में। 2 जगह हुई है। अब आप सोचेंगे कि पूरी शूटिंग जो है वहां क्यों नहीं हुई, इसलिए इसमें कई सारे ऐसे सीन्स थे जो कि कश्मीर में हमें शूट करने से मना कर दिया गया, जैसे रलेब गलिब शलीब के सीन्स हैं, इस तरह की चीजें हमको मना कर दिया गया वहां पे। और तो हमने जो शूटिंग की उसमें कठिनाई 2 सबसे बड़ी जो कठिनाइयां हुई, एक कठिनाई ये है कि आप कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में जाके शूट कर नहीं सकते, तो इट्स नॉट अ ओपन एंड फ्री स्पेस। दूसरा, जहां भी शूट करते हैं आपके साथ 25-30 सिक्योरिटी वाले चलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप वहां पे सेफ नहीं है। आप बच गए तो बच गए, अगर आप नहीं बच पाए तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप तो ईश्वर आपका वो है मालिक। मुझे तो एक बड़े सीनियर उन्होंने बोल भी दिया था, अरे विवेक जी, आप नाम नहीं लूंगा, यानी सीनियर मोस्ट, उनसे सीनियर कोई होता नहीं है। उन्होंने मैं जब उनसे मिला था परमिशन के, तो उन्होंने कहा विवेक जी कहाँ आप ये सब चीजों में फंस रहे हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, आप लव स्टोरी बनाइए, तो मैं गारंटी करता हूँ जहाँ शूट करना है कर लीजिए, आपको पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने वहाँ पे जो यंग वहाँ के लड़के लड़कियां उनको बुलाया डिनर के लिए। मैंने सोचा उनसे बातचीत करूं, विचार करूं, लेकिन जैसे ही हमने ये किया मेरे खिलाफ फतवा इशू कर दिया गया, और उसी के अगले दिन मुझे कश्मीर से निकल के वापस बम्बई आना पड़ा। तो बहुत सारा जो पोर्शन बच गया था फिर वो हमने उत्तराखंड में और इधर उधर किया। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है श्रुति से, और अभी सनी ने भी पूछा है, आपने क्रिटिसिज्म और बैकलैश कैसे हैंडल किया ये मूवी रिलीज होने के बाद? देखिए, बैकलैश का मतलब क्या है? बैकलैश का मतलब ये है कि कई लोग जो हैं वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी फिल्म को कोलैटरल डैमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई ऑडियंस तो देख रही है। अभी देखिए OTT में 13 तारीख को रिलीज हुई, और किसी ने हमने तो कुछ कोशिश नहीं की, बट द फिल्म हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड 200 मिलियन। उसको आपने देखा होगा, आज मैंने डाला भी है, अमेरिका में नंबर 1 किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में कोई फिल्म इतनी देखी गई है। तो फिल्म लोग जो देख रहे हैं वो तो कहते हैं ये सच है, और वो उस फिल्म की तारीफ करते हैं एज एन आर्ट, एज अ ट्रूथ। जिनने नहीं देखी है, फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म नहीं देखी है तो बिना देखे हुए कुछ भी बोल रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद ने देखी, उनने नहीं देखी है, वो भी बिना देखे कुछ भी बोल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा हंसता हूँ, थोड़ा व्यंग्यात्मक ट्वीट का जवाब कभी कभी कोशिश करता हूँ, दे देता हूँ। पर आजकल मेरे साथ समस्या बहुत बड़ी ये हो गई है कि मैं व्यंग का इस्तेमाल हमेशा से करता आया हूँ, लेकिन अभी मैं व्यंग भी करता हूँ तो लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं, उसको व्यंग्य नहीं मानते हैं। तो मैंने एक आध ट्वीट आज सुबह किया था, फिर डिलीट कर दिया ये सोच के कि अब क्या बोलूं, जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ व्यंग है, क्या सत्य है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुफ्ती जी ने आज गुस्सा हो गई तो मैंने उनके जवाब में लिखा था, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स के कारण इतना आतंक बढ़ गया है। मैंने जी हाँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरी फिल्म के जो पुष्कर नाथ थे उन्होंने ही अपनी बेटी को किडनैप करा दिया था और फिर टेररिस्ट लोगों को छुड़वा दिया था, और उन्हीं टेररिस्टों ने जाके बाद में वो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक कर लिया था। अब ये एक व्यंग है, एक बात कहने का तरीका है, लेकिन आज के जमाने में लोग समझते नहीं है। तो कई लोग कहने लगे, अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो पुष्कर नाथ तो कभी होम मिनिस्टर ही नहीं थे इंडिया के।
और ये सीरियसली बोल रहे थे, तो मैंने कहा अब कहाँ पढ़ूं इन जंजाल में, तो मैं वहां से निकल गया। अब मैं जो है, मैं अब अपनी अगली फिल्मों पे फोकस कर रहा हूँ। अभी हम लोग को यूरोप में बुलाया गया है, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऑक्सफोर्ड यूनियन में, फाथे में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, बर्लिन होलोकॉस्ट म्यूजियम में, इस जगहों पे मुझे बुलाया गया है। हम 40 दिन तक लगातार हर रोज एक ना एक जगह जाके मैं इस विषय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक पड़ाव है हमारे पूरे मिशन का। हमारा मिशन है कि पूरे विश्व को पता चले कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ है, और ये जो भ्रांति फैलाई गई है कि जो हिंदू हैं मेजॉरिटी हैं और वही मुस्लिमों को मारते हैं, ये भ्रांति टूटनी चाहिए। चाहे हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, अगर कहीं मुस्लिम का भी जेनोसाइड होता है हिंदुस्तान में, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। सिखों का भी अगर जेनोसाइड होता है मैं उसके भी खिलाफ हूँ, दलितों का होता है उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिमों के बारे में बात करेंगे और हिंदुओं के जेनोसाइड को छुपा देंगे। आज पूरी दुनिया, खास तौर पे ब्लैक कम्युनिटी और ज्यू कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, वो इस सत्य को मानते हैं। यज़दी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अफगानी मुस्लिम्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इंडिया के जो लोग हैं, मैं ज्यादा उनकी चिंता करता नहीं हूँ। मेरा पर्पस पूरे विश्व में अवेयरनेस फैलाना है। हिंदुस्तान में तो सबको सत्य पता ही है। आप 26 जनवरी को कोई ऐलान करने जा रहे हैं, आपने ये हिंट दिया है, थोड़ा सा और हिंट देंगे कि वो ऐलान किस तरह का होगा, हल्का सा हिंट। अरे अभी बताएंगे, वक्त आएगा तो। अभी मेरे सब पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के एकदम से। तो 26 जनवरी आने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इतने हमारे बड़े बड़े दिग्गज फिल्म बनाने वाले हैं, अनुराग कश्यप हैं, विशाल भारद्वाज हैं, आमिर खान हैं। इन लोगों ने भी रिसर्च की होगी कश्मीर के ऊपर, और उनको रिसर्च में वो कुछ भी नहीं मिला जो आपको मिला। आपने रिसर्च के दौरान जगमोहन से भी मुलाकात की थी फिल्म बनाने से पहले। जगमोहन ने कोई आपको ऐसा टिप ऑफ दिया जिससे कि आपकी आंखें खुल गईं? यानी जगमोहन जी तो मतलब जो समझ लीजिए कि एनसाइक्लोपीडिया ही थे कश्मीर के। और पर एक मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बिना बात की मैं कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं लाना, मैं कुछ भी बोलूंगा कोई उसका गलत मतलब। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। एक बात जब मैंने उनसे बोली कि भाई आपकी किताब जो है, हम उसको अगर चाहें तो उसके राइट्स आप हमें दे दें, और जो भी उसका पैसा है हम दे देंगे, जो करेंगे आप। तो उनका जवाब ये आया कि देखिए, भारतीय परंपरा में ज्ञान के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये मेरी किताब में आप जो चाहें जैसे चाहें इसको यूज कर सकते हैं, ईमानदारी से अगर करें तो। माय फ्रोजन टर्बुलेंस। और इसने मुझे, मैं तो आपका फोन नंबर लोग देने को तैयार नहीं थे मुझे। हमने जब क्लिप्स मांगी थोड़ी सी किसी न्यूज चैनल्स वगैरह में, तो वो देने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह के पैसे मांग रहे थे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। हमने बहुत गरीबी में फिल्म बनाई है, ये सबके सामने है। 15 करोड़ में पूरी फिल्म बनाई है हमने, ये बहुत ही गरीबी में बनाई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे वक्त में अगर वो चाहते तो करोड़ों रुपए उस किताब से कमा सकते थे। और बाकी जो लोग हैं उन्होंने तो पैसे दे दे के अपनी किताबें बेची हैं। और भी तो फिल्में आई हैं कश्मीर के ऊपर, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई हैं। जो हैदर है, क्या वो फ्री में तो नहीं दी उन्होंने अपनी किताब? तो मैं ये कह रहा हूँ, एक कैरेक्टर का फर्क करे लिए उसको किताब को बेचा और सामने वाले ने बिना रिसर्च के बना दिया। और दूसरी तरफ एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस किताब के लिए लोगों से गालियां खाई, तरह तरह की बातें सुनी, जान जोखिम में डाली, वो आदमी कह रहा है ये तो ज्ञान है, आप किसी को, मुझे पैसे नहीं चाहिए, समाज सेवा के काम आनी चाहिए। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस जो है, मैं उसको मान के चलता हूं। मैं आपकी जो रिपोर्टिंग है, मुझे उसमें प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस दिखी, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा। जब आपने पहली बार प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस थी, ये मैं आपको मैं जी, आपने जब पहली बार बेटा कराटे का इंटरव्यू देखा था, आपने जब पहली बार बेटा कराटे का इंटरव्यू देखा था मेरा, तो आपके दिल पे क्या प्रभाव पड़ा था? मतलब एक सबसे बड़ी बात क्या महसूस की थी आपने? जी, मुझे लगा ये झूठ है।
मुझे लगा ये ऐसे ही किसी ने बना के डाल दिया है, ये सत्य नहीं हो सकता। और मैंने ये कम से कम 25 लोगों से कंफर्म कराई ये बात। ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अच्छा तुम ऐसा बोल दो हम करते हैं, आजकल चलता है ना इस तरह का कुछ। जी 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 जी। ऐसा बनाते हैं कि सच, मुझे यकीन नहीं आया कि कोई ऐसा हो भी सकता है, संभव भी हो सकता है। लेकिन फिर मैंने जब उसको रिसर्च किया, पता चला, तो मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये फिल्म का जो ट्रेलर है इसी से शुरू होगा, क्योंकि ये पूरी कश्मीर की रिपोर्टिंग का माइलस्टोन है। ये तो, इसको तो पुलित्जर अवार्ड मिलना चाहिए था। ये ग्लोबल जर्नलिज्म में मेरे ख्याल से वर्ल्ड की हिस्ट्री में, टेररिज्म रिपोर्टिंग की हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको ग्लोबल जर्नलिज्म अवार्ड रिपोर्टिंग में इससे ज्यादा माइलस्टोन इंटरव्यू कोई है ही नहीं। आयंती, And we'll get back to one more audience question now. Govind ji पूछ रहे हैं, is Radhika Menon of ANU in Kashmir Files is inspired by some real life professor of JNU? Radhika Menon actually is a combination of 2-3 different characters. लेकिन जो ओपनिंग है, जो इंट्रोडक्शन है उनका, वो एक जेएनयू की प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर ही बेस्ड है। उनकी स्पीच है, ये वीडियो है, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको, उसी पे बेस्ड है। हाँ जी, अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, तो मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ जो बड़ी पॉजिटिव है, जो कि आपको भारत को लेके काफी प्राइड और एक इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। बहुत ही एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है। वो मेरी इमीडिएट फिल्म आने वाली है, और उसके बाद द दिल्ली फाइल्स जो है उसके बाद आएगी। तो ये 2 फिल्मों पर। एक विवेक जी, एक मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि जब आपकी फिल्म ने इतना तहलका मचा दिया, बिल्कुल ही भूकंप आ गया 9.8 ऑन द रिक्टर स्केल, तो आपके ऊपर भी तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा होगा। तो फिल्म को बनाने से पहले से लेके और फिल्म के रिलीज होने के बाद तक के जो इवेंट्स हैं, उनकी वजह से आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या प्रभाव पड़ा आप पर? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है मनोज जी। ये इस फिल्म ने मेरा नहीं, हमारी पूरी फैमिली को बदल दिया। इस फिल्म में मेरे 2 बच्चे हैं, जवान 19-20 साल के, उनने भी काम किया है। काम मतलब हमें असिस्ट किया है। मेरे बेटे ने पूरा रिसर्च किया है, मेरी बेटी भी जुड़ी थी और पल्लवी जी भी जुड़ी थी। तो हमारे परिवार में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थे, पहले अच्छे थे, कोई ऐसे खराब नहीं थे, लेकिन उनमें चेंज ये आया है कि दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदला है। और एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, मेरे अंदर से बहुत चेंज आया है। और मुझे वैल्यू समझ में आई है कि जो इंसानियत है, वो जो हमें बताया जाता है कि इंसानियत क्या है, लोग शायद इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इंसानियत को लेकर एक रोमांटिसिज्म सा क्रिएट किया जाता है। पर ह्यूमैनिटी क्या नहीं है, अगर ये समझा जाए तो आदमी अपने आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करने लगता है। अगर आप फिल्म देखें और उसका लास्ट सीन देखें पूरा का पूरा, तो आपको ह्यूमैनिटी पे यकीन हो जाएगा, आप जिंदगी भर ह्यूमैनिटी को विश्वास करेंगे। विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। विवेक जी, आपसे बहुत कुछ सीखा कि वो हिम्मत, वो ओरिजिनलिटी जो किसी भी आदमी को, जब वो पहला काम करता है तो हर आदमी को वो एक एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा करेज चाहिए होता है। क्योंकि मतलब अच्छे खासे अपने दोस्त लोग भी नहीं समझ पाते कि ये आदमी जो ओरिजिनल काम कर रहा है, ये इसका क्या महत्व है। मतलब मार्कोनी ने जब ये कहा था कि मैं ट्रांस अटलांटिक, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक में बिना तार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज दूंगा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि भैया इसको पकड़ के बंद कर दीजिए, ये इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है,
इसको लगता है कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपने वो काम किया जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। ज़ाहिर है कि आपके वो लोग जो कि शायद आपके हितैषी भी रहे हों, वो भी आपसे कुछ नाराज़ हुए होंगे कि भैया विवेक अग्निहोत्री क्या कर रहे हो यार? आपने उसके बावजूद वो किया जो आपका कन्विक्शन था, जो आपकी रिसर्च ने सच्चाई बताई थी और आप उस पे अडिग रहे और आज आपकी पूरी दुनिया में इज़्ज़त है। ईश्वर करे कि आप और कामयाब हों और ऐसे काम करें और मैं आपकी आने वाली फ़िल्मों का इंतज़ार करूँगा। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने इतने अच्छे शब्द बोले। पर पहले मैं देखिए कमर्शियल फ़िल्में बनाता था, मैं लोगों को पता नहीं है ये बात बता दूँ। पर 2010 में हमने डिसाइड किया कि हम वो फ़िल्में बनाएँगे जो कोई और बनाने की हिम्मत नहीं करता। तो हमने जब अर्बन नक्सलिज़्म पे बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम बनाई तो सब जानते हैं कितना उस पे अटैक हुआ, सब हुआ। मैंने पहली बार ये बात लाई कि प्रोफ़ेसर्स जो हैं वही नक्सल लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो सबने बड़ा मज़ाक उड़ाया, बड़ी हँसी उड़ाई मेरी। पर उसी के 1 आध साल बाद फिर वो प्रोफ़ेसर साईं बाबा पकड़े गए, फिर कई सारे प्रोफ़ेसर्स पकड़े गए, फिर जेएनयू का केस हुआ और धीरे-धीरे सबको समझ में आ गया जो बात थी वो सत्य थी। इसी तरह से जब ताशकंद फाइल्स हमने बनाई तो केजीबी का जो रोल था उस वक्त की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में किस तरह से मिनिस्टर्स और जर्नलिस्ट पेरोल पे थे और किस तरह से उनको हनी ट्रैप किया जाता था, ले जाया जाता था, हमारे स्पाइस मिले थे। इस बात को हम सामने लेके आए जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी, तो उस पर फिर लोगों को जागरूकता पैदा हुई। कश्मीर का भी मुद्दा हमने ऐसे उठाया है और अब जो अगली फिल्म हम बना रहे हैं डेली फाइल्स, जो अभी एक फिल्म आएगी उसके बाद डेली फाइल्स आएगी, उसमें भी हम एक ऐसा बड़ा मुद्दा सामने लेके आ रहे हैं जो कि पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, किसी एक प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको ऊपर किसी ने फिल्म बनाई नहीं और मुझे लगता नहीं है शायद कभी कोई उस पर फिल्म बनाने की हिम्मत भी करेगा। पर हम वो जोखिम ले रहे हैं, हिम्मत ले रहे हैं। आप जैसे लोगों का प्यार और सहयोग मिलता है तो और हौसला बढ़ता है और हम इस तरह का काम करने के लिए और हिम्मत के साथ काम करते हैं। मुझे आपके 2 गुण सबसे अच्छे लगते हैं, एक हिम्मत और एक ईमानदारी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you, sir, for joining us on our platform today. I hope to see both of you back on our platform soon. जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का। थैंक यू।